अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 15। तो जो मिड तक आपसे जो चीज़ें पूछी जानी हैं वो आपके पहले जो लेक्चर्स हैं वहाँ तक वो सारा मटेरियल कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये आपके पास मिड के बाद फाइनल्स के अंदर इंक्लूड होगा। तो लेकिन है कि क्योंकि अभी टाइम लाइन के हिसाब से अगर हम अभी ये नहीं पढ़ते तो बाद में हमारे पास कम टाइम रह जाएगा और मटेरियल ज़्यादा कवर करने का होगा तो उसमें ना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए आज के लेक्चर के अंदर ये मैं थोड़ा आगे का ये टॉपिक जो है ये आपको पढ़ा रहा हूँ, और जो नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद होगा उसके अंदर हम देख लेंगे कि एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, पैटर्न चीज़ें और कोई आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये थ्योरेटिकल या बुक से एडिशनल कोर्स पढ़ने वाला आखिरी लेक्चर है मिड से पहले। अच्छा जी, तो पिछला हमारे पास CLO1 का सेक्शन 6 चल रहा था, और CLO1 हमारे पास है कि आप लोगों को लीनियर सर्किट्स और रेजिस्टिव सर्किट्स के साथ जो है ना कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो अब चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंसिपल है लीनियरिटी का, ठीक है, उसको हम आज जाके ज़रा डेप्थ के अंदर देखेंगे कि लीनियरिटी का एग्जैक्ट क्या प्रिंसिपल है और कैसे सर्किट्स के ऊपर हमारे पास अप्लाई होता है और किस तरीके से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ उसी से एक रिलेटेड जो प्रिंसिपल है वो है सोर्स सुपरपोजिशन का, जो कि इस तरीके से बग़ैर किसी सर्किट के वो एक्सप्लेन करना मेरे ख्याल में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, आपको समझ नहीं आएगी। तो अब हम जो है बुक के चैप्टर नंबर 4 पे मूव कर चुके हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे उन्हीं चीज़ों का बताया जा रहा है कि हमारे पास जो है जो एक मेजर एडवांटेज है ना हमारे पास किरचॉफ्स लॉज का, ठीक है, उनको हमने जो है चैप्टर 3 के अंदर ना सारा जो एनालाइज किया है वो ये है कि आप ओरिजिनल सर्किट को बग़ैर चेंज किए जिस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन उसकी बनी है, जौन से एलिमेंट्स जहाँ पे लगे हैं, तो आप उसी तरीके से जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं और कोई उसमें मॉडिफिकेशन नहीं आती। मैंने एंड के करीब एक फर्स्ट जो Q&A सेशन है फर्स्ट ए के साथ, ठीक है, लास्ट लेक्चर 14 से रिलेटेड उसका जो उसमें मैंने उनको बताया था कि जी आप अगर थोड़ा सा सर्किट के अंदर जो है ना उसको रीऑर्डर करें तो उस केस में आपके पास किरचॉफ्स लॉ के अंदर जो है कुछ आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। सुपर मैश बन रहा होता है तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं थोड़े सा जो है मॉडिफिकेशन करके, लेकिन ओरिजिनल जो है कॉन्फ़िगरेशन वही रहती है आपके पास। लेकिन अब जो किरचॉफ्स लॉ है उसके अंदर डिसएडवांटेज ये है कि जब आपके पास कोई काफ़ी बड़े साइज़ का लार्ज कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है तो उस केस में आपने देखा था कि जितने ज़्यादा नोड्स बढ़ते जाएंगे तो आपके पास कंप्यूटेशन जो है ना बहुत ज़्यादा होती रहती है। 4 नोड्स के ऊपर अगर कोई सुपर नोड नहीं बन रहा तो आपके पास जो है मैट्रिसेस बनेगी 4 नोड्स के साथ, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो है अगर हम मैश एनालिसिस करते हैं और कोई वोल्ट हमारे पास करंट सोर्स उसमें नहीं लगा तो उस केस के अंदर अगर हमारे पास 4 मैशेस बन रही हैं तो वो 4x4 की मैट्रिक्स सॉल्व करनी होगी। 5 अगर मैशेस बनेगी तो 5x5। तो ये एक तरह का ना सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत जल्दी जो है ना इंक्रीज़ हो जाती है। अब आगे क्या है कि जी इलेक्ट्रिक सर्किट्स की एप्लीकेशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ऑफ कोर्स इतने जो है सदियाँ, एक सदी से ज़्यादा ही टाइम हो गया हुआ है, तो उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट्स काफ़ी ग्रो करके काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में आ चुके हैं और एवॉल्व कर चुके हैं। और अब हमारे पास जो है ना सिंपल की बजाय कॉम्प्लेक्स सर्किट भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अब उस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए जो सिंपल ये टेक्निक्स हैं ये हमारे पास इतनी जो है कारामद नहीं रहती। तो हम क्या करते हैं जी, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स सर्किट बना के उनको सॉल्व कर लिया जाता है। लेकिन अगर आपने जो है क्विक एनालिसिस करना है उन सर्किट्स का, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नोड्स के साथ है तो एक जो एडिशनल सेट ऑफ टूल्स जो कि इस कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए इंजीनियर्स ने बनाए हैं ओवर द ईयर्स, तो उनकी वजह से जो है ना उनको जो हम थ्योरम्स वगैरह कहते हैं उनसे हम जो है अपने सर्किट एनालिसिस को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। जी,
ठीक है। तो मतलब कि जी पहले अब सर्किट कॉम्प्लेक्स हो गए, लेकिन जो है फिर ओवर द इयर्स एक्सपीरियंस के साथ जो है ना इंजीनियर्स ने काफ़ी इस तरह के थ्योरम्स बना लिए जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अब जो है ये थ्योरम्स में है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है, नॉर्टन्स थ्योरम या नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है, और ये जो थ्योरम है ना ये लीनियर सर्किट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो अब यहाँ पे फिर चीज़ आ जाएगी कि जी हमारे पास लीनियर सर्किट्स क्या होता है। तो आज हमने पहले जो है ना स्टार्ट में देखने के लीनियरिटी, लीनियर सर्किट्स क्या चीज़ है, और उसके बाद इन कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए हम सुपरपोजिशन को देखेंगे, और फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो कि मिड के बाद होगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रांसफॉर्म जो है ना उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो ये एक थोड़ा सा मैंने कहा कि ना आपको जो है एक पता चल जाए कि जी क्यों हम कंटिन्यूसली और चीज़ें सीख रहे हैं, क्योंकि KCL KVL के बाद आपको पहले लगा कि जी KCL KVL हर जगह अप्लाई होते हैं, लॉज हैं, तो हम हर सर्किट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि उसमें भी ना टाइम लग सकता है। तो टाइम कम करने के लिए हमने जो है मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस किया। तो उसमें भी हमने देखा अभी कि जी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के अंदर ना वो भी एक हायर डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी पे पहुंच जाता है। तो फिर हमने जो है यहाँ पे एडिशनल अब थ्योरम्स देख रहे हैं जो कि हमारा मसला इजीली हल कर सकता है। अच्छा जी, अब थ्योरम से पहले हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियरिटी। ठीक है, ये लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ सर्किट्स के अंदर नहीं है, ये मैथमेटिक्स के अंदर होता है, फंक्शंस कोई भी हों उनके अंदर होता है जो है, और भी काफ़ी इस तरह के जो है ना साइंसिस के अंदर वहाँ पे भी लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट जो है ना हमारे पास अप्लाई होता है। तो इस बुक के अंदर जो है ना इस चैप्टर के अंदर जो है रजिस्टर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो शेल लिमिट इट्स एप्लीकेबिलिटी टू रजिस्टर्स इन दिस चैप्टर, लेकिन बुक के अंदर जो है ना और भी लीनियर सर्किट्स हैं, वहाँ पे भी आगे जाके हम पढ़ेंगे CLO2 में, तो वहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होमोजेनिटी, स्केलिंग प्रॉपर्टी उसको कह सकते हैं, और दूसरा है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो मतलब कि जो लीनियरिटी है ना वो अगर किसी सिस्टम के अंदर है वो तब होगी जब वहाँ पे आपके पास होमोजेनिटी होगी और आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। अब मतलब कि लीनियरिटी देखने के लिए अब हमें ये दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि भाई ये होमोजेनिटी क्या चीज़ है और ये एडिटिविटी क्या है। तो होमोजेनिटी प्रॉपर्टी जो है ना वो हमारे पास क्या है, वो रिक्वायर करती है कि ये वाली प्रॉपर्टी दैट इफ़ द इनपुट also कॉल्ड द एक्साइटेशन, कोई भी अगर कोई सर्किट है या सिस्टम है आपके पास, ठीक है, आपको नहीं पता कि क्या, ये मैं इन जनरल बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिहाज से नहीं खाली। तो ये कोई एक आपके पास सिस्टम है, उसके अंदर एक इनपुट है और एक उसके अंदर से आउटपुट बाहर निकल रही है, ठीक है। तो जो ये इनपुट है इसको हम कहेंगे एक्साइटेशन, जो आउटपुट है वो उस सिस्टम का जो है ना रिस्पॉन्स निकल के बाहर आ रहा है। तो आप ये इनपुट देंगे, इस सिस्टम को एक्साइट करेंगे तो वो अपना रिस्पॉन्स निकाल के बाहर रख देगा इधर, ठीक है, आउटपुट की फॉर्म में। तो सिस्टम, ऐसे सिस्टम जहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, स्केलिंग प्रॉपर्टी या होमोजेनिटी, उसके अंदर क्या होगा कि अगर आपने लेट से एक करंट इनपुट पे दे रहे हैं और आउटपुट जो है वो आपके पास जो है ना वो आ रहा है आउटपुट इज़ इक्वल टू IR, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि अगर हम ना स्केलिंग यहाँ पे करते हैं और लेट से जो ये इनपुट करंट है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट के से, ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेट से 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ के नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास जो आउटपुट आ रही होगी वो नॉर्मल केस के मुकाबले में के से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। दूसरे अल्फाज में हम लोग देखें तो इनपुट अगर KI थी तो आउटपुट KIR हो जाएगी, जो कि ओरिजिनल केस के मुकाबले में हमारे पास हो गया कि अगर हमने इनपुट दिया था I तो आउटपुट आ गया था IR, ठीक है, I के केस में। और अगर हम इनपुट देते हैं KI
तो जो आउटपुट आता है वो हमारे पास आ जाता है के वी इज इक्वल टू के आई आर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप जो है ना स्केलिंग अगर करेंगे इनपुट साइड की तो वो आउटपुट साइड पे भी स्केल हो जाएगा। अब ये लाजमी नहीं कि खाली करंट इनपुट हो तो वो इस तरह से होगा। कोई एक सिस्टम हो सकता है जहाँ पे आपने इनपुट इसको वोल्टेज दी है और आउटपुट आपके पास करंट आ रहा है, ठीक है। और ये कुछ भी रिलेशन लाजमी नहीं है आई आर और इस तरह का हो, लेकिन लेट से आपने जो है इनपुट वी दिया है और जो आउटपुट आई आ रहा है फंक्शन ऑफ वोल्ट के ऊपर फंक्शन है वो आ रहा है वी ओवर आर। तो यहाँ पे अगर आप जो है वी इनपुट देने के ऊपर आई इसके बराबर आ रहा था, और अगर आप के वी इसको इनपुट देंगे तो जो आउटपुट आएगा वो आपके पास हो जाएगा के आई इज इक्वल टू के वी ओवर आर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये सारा का सारा जो कंसेप्ट है ये है स्केलिंग का, ठीक है, यहाँ होमोजेनिटी प्रॉपर्टी का, कि आपने जब भी इस तरीके से कोई इनपुट वगैरह जो है वो उसको स्केल करके बढ़ाएंगे तो आउटपुट भी आपके पास स्केल हो जाएगी। इसको मैं एज एन एग्जांपल बता देता हूँ एक रजिस्टर के केस में। हालांकि वहाँ पे एक डब्बा बना के रजिस्टर ही कंसिडर किया था। ये रजिस्टर है, ये है प्लस माइनस वी, और जो करंट इसमें से फ़्लो कर रहा है वो है आई। तो लेट से रजिस्टर की वैल्यू हमारे पास है 5 ओम है, ठीक है। तो अगर इसमें से मैं कहता हूँ कि जी इनपुट दे रहे हैं करंट हमारे पास, ठीक है, कोई आगे यहाँ पे लगा हुआ है करंट सोर्स लगा हुआ है और वो करंट हम इधर से दे रहे हैं इनपुट आई, वो हमारे पास है 1 एम्पेयर, ठीक है। इसको I1 कह देता हूँ मैं। I1 अगर ये है तो V1 क्या होगा हमारे पास? V1 हमारे पास होगा जनाब I1 R1 ओहम्स ला इधर लगाया तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 टाइम्स 5 इज़ इक्वल टू 5 वोल्ट। और यहीं पे अगर मैं इस इनपुट को ऐसे करता हूँ कि एक I2 इसको कर देता हूँ, ठीक है, such that I2 is equal to 3 times I1 is equal to 3 एम्पेयर। तो 3 एम्पेयर इधर से गुजरेगा तो आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट इज इक्वल टू 3 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 15 वोल्ट्स। और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी जो स्केलिंग प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अब जो वोल्टेज आएगी ना वो I1 के केस में जो वोल्टेज आ रही थी, क्योंकि इनपुट को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो ये भी 3 टाइम्स V1 होगी। V1 कितना था? 5, 3 से मल्टीप्लाई किया 15, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी वैलिड रही। तो ये यहाँ पे जो है स्केलिंग प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये मैथमेटिकल तरीके से मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेन इसको किया है तो सर्किट्स में, लेकिन हमें पता है कि यही चीज़ एग्जिस्ट करती है। दूसरी हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिविटी या एडिटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमें कहती है कि जी अगर आपने जो है एक सिस्टम के साथ आपने लगाया हुआ था, ठीक है, V1 आपके पास, अब हम वही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है जी, कि यहाँ पे ये प्लस माइनस 5 वोल्ट जो है ना लेट से V1 है, और करंट जो इधर से गुज़र रहा है अगर हम ये 5 वोल्ट्स के बराबर ये लगाएंगे और रजिस्टर लेट से 1 ओहम का है तो करंट जो हमारे पास गुजरेगा वो I1, अच्छा नहीं बल्कि यहाँ पे इन्होंने करंट वाला रिलेशन लिया है तो इसको हम क्यों ना करंट ही रख लें। I1 इज़ इक्वल टू 5 एम्पेयर है, वही करंट इधर से गुजरेगा और इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगी V1 की तो वो हमारे पास कितनी आएगी? V1
इज़ इक्वल टू किसके बराबर आएगा जनाब? I1 5 एम्पेयर करंट है, 1 ओहम है, तो ये हमारे पास आ गया जनाब 5 वोल्ट के। तो अगर इसी सर्किट के अंदर हम फिर कुछ चेंज करें, ठीक है, और हम क्या करते हैं कि जी ये वाला हिस्सा एक वक्त जो है डिस्कनेक्ट किया हमने इधर से, और एक और चीज़ लगा लेते हैं हम ब्लू कलर से, यहाँ से एक और करंट सोर्स लगा देते हैं जिसकी वैल्यू है I2 जो कि है 1 एम्पेयर। ठीक है, उस केस में इसके क्रॉस क्या वोल्टेज डेवलप होगी? वो होगी V2। करंट इधर से क्या गुजरेगा? I2। तो हमारे पास क्या आया जनाब? V2 इज़ इक्वल टू, करंट ये सारा फ्लो कर रहा है, 1 ओहम में से 1 एम्पेयर गुजरा तो 1 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो हमने अगर ये एक सप्लाई लगाई तो ये वाली वैल्यू आई, ये वाली सप्लाई लगाई तो ये वाली हमारे पास वैल्यू आई। तो जो एडिटिव प्रॉपर्टी है वो कहती है कि अगर हम दोनों को सप्लाईज को इकट्ठे लगाएंगे, ठीक है, तो इकट्ठे लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट इसमें से फ़्लो करना है, KCL लगेगा तो करंट हमारे पास, खैर KCL को भी बाद में देखते हैं, वो हमें ये कहता है कि जी इस जगह से जो वोल्टेज आएगी नई हमारे पास V3 और जो करंट हमारे पास नया आएगा I3, तो अगर हम इनपुट I1 और I2 की बजाय अगर हम इनपुट कर देंगे I1 प्लस I2, तो जो आउटपुट हमारे पास आएगी, ये इसको I3 हमने कह दिया, अगर इनपुट हम I3 बना देंगे I1 प्लस I2, तो जो आउटपुट V3 आएगी वो हमारे पास होगी V1 प्लस V2। अगर इसको आपने जो है वो करंट्स को ऐड करके कर रहे हैं, ठीक है, दोनों करंट सोर्सेज को इकट्ठे लगा दिया तो वोल्टेज भी जो है दोनों की वजह से जो अलग-अलग सर्किट में आ रहा था उनके सम के बराबर आएगी। अच्छा, अब ये चीज़ कैसे हुई हमारे पास? यहाँ पे पहले तो देख लेते हैं कि जी ये वैल्यू क्या आएगी। V1 5 था, ये 1 है, तो ये हमें कहता है कि जी टोटल जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट्स आएगी। अब हम सर्किट में यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक्चुअली क्या होगा, इधर से कितना करंट आ रहा है? 5 एम्पेयर। इधर से कितना करंट आ रहा है? 1 एम्पेयर। टोटल I3 कितना करंट है? 6 एम्पेयर। 6 एम्पेयर इसमें से गुजरेगा, ठीक है, तो इसके क्रॉस क्या वोल्टेज आएगी? V3 इज़ इक्वल टू 6 वोल्ट। अब ये हमने एक नया किस्म का सर्किट बना था, उसको पूरा सॉल्व करके निकाला तो हमारे पास V3 6 वोल्ट आया, जबकि जो एडिटिविटी प्रॉपर्टी है वो कहती है कि लीनियर सर्किट है, आपने अगर ये अलग-अलग इसको सॉल्व कर लिया था तो उतना ही काफ़ी है। बाद में जब आउटपुट आपने इनपुट्स के सम के बराबर लिखनी है, सॉल्व नहीं करना सर्किट को, आप सीधी वैल्यू लिखते हैं तो ये आपका ठीक होगा। तो ये आपके पास जो है एडिटिविटी प्रॉपर्टी है। और स्केलिंग या होमोजेनिटी और एडिटिव इकट्ठे भी हो सकती है। आप कहें कि जी मैं 2 टाइम्स I1 करता हूँ प्लस 3 टाइम्स I2 करता हूँ, तो उस केस में जो आउटपुट आएगी V3 जो है आपके पास, वो 2 टाइम्स V1 प्लस 3 टाइम्स V2 होगी। तो इस तरीके से तो आप कॉम्बिनेशन बना के कोई भी दुनिया जहान की करंट या वोल्टेज हो, किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद ही आएगा ना। तो आप किसी एक वैल्यू के ऊपर सॉल्व कर लें और फिर उस सर्किट के साथ वोल्टेज चेंज होने से जो मर्ज़ी इफेक्ट है आप हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ना खाली एक एग्जांपल के साथ ये इस तरीके से नहीं समझ आएगी, हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे जो बुक की हैं तो वहाँ से ना हमें ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। We say that a resistor is a linear element because the voltage current relationship satisfies both homogeneity and additivity properties. In general, a circuit is linear if it is both additive and homogeneous. A linear circuit consists of only linear elements, linear dependent sources and independent sources. तो सर्किट लीनियर कब होगा? अगर वहाँ पे आपके पास लीनियर एलिमेंट्स होंगे, ठीक है,
रजिस्टर लीनियर एलिमेंट्स हैं, बाकी भी कुछ इसी तरीके से हैं। लीनियरली डिपेंडेंट सोर्सेज होंगे, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट सोर्सेज हो गए या इंडिपेंडेंट सोर्सेज हो गए। तो हमने तो अभी तक चीज़ें ही ये पढ़ी हैं। नॉन लीनियर रजिस्टर्स को हमने कंसिडर नहीं करते, तो वो लीनियर हैं। तो अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसके हिसाब से तो उन तमाम सर्किट्स जो आपने किए हैं नोडल एनालिसिस से, मैश एनालिसिस से, वाई टू डेल्टा वाले जो भी कुछ किया था, हर जगह के ऊपर ये प्रिंसिपल लग सकता है वोल्टेज और करंट्स के लिए। अच्छा जी, तो अब हमारे पास जो लीनियर सर्किट्स हैं ना, लीनियर सर्किट इज़ वन हुज आउटपुट इज़ लीनियरली रिलेटेड और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनपुट। लाजमी नहीं है कि ये ओहम्स लॉ वाला उस तरह का रिलेशन हो, ऐसे भी हो सकता है कि कोई सिस्टम इस तरह का है कि जी यहाँ पे आप इनपुट दे रहे हैं Vs और आउटपुट के ऊपर आपके पास वोल्टेज आ रहा है और बीच में कोई सर्किट लगा है, मसलन वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट हो सकता है, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है। तो उसके अंदर भी फिर जैसे जैसे आप इनपुट साइड के ऊपर वोल्टेज को बढ़ाएंगे कम करेंगे, आउटपुट भी लीनियरली चेंज होगी। तो ये मतलब काफ़ी सारे इस तरह के ना सर्किट की टाइप्स बन सकती हैं। पर जितना भी इस कोर्स के अंदर जो लीनियर सर्किट एनालिसिस है, तमाम सर्किट्स लीनियर ही हैं, ठीक है। नॉन लीनियरिटी और उन चीज़ों के ऊपर ना चीज़ों का आगे जाके किसी लेवल के ऊपर आएगा। कुछ डिवाइसेस हैं जो कि नॉन लीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तो उनका जो है वो आगे आप पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कुछ चीज़ें आएंगी। अच्छा जी, तो ये सब कुछ तो हो गया। तो अच्छा, अब यहाँ पे जो बात एक बताई गई है वो ये है कि आपके पास जो है ना वोल्टेजेस, करंट 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 वोल्टेज, और ये इस तरह से ना वोल्टेज और करंट के जो है ना उनकी टर्म्स के अंदर जो ये तमाम सर्किट्स हैं ये लीनियर हैं, लेकिन पावर की फॉर्म के अंदर लीनियर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यही मैं एग्जांपल कौन सी ले लेता हूँ, यही वाली ले लेता हूँ, ठीक है, एक वोल्टेज डिवाइडर की। अब लेट से आपके पास जो है इनपुट जो है वो वोल्टेज है, ये 1 ओहम का रजिस्टर है और ये भी 1 ओहम का रजिस्टर है, ये Vs है जो कि आपने 1 वोल्ट दी है, और जो आउटपुट आपके पास है वो आप यहाँ पे ले रहे हैं प्लस माइनस V आउटपुट कर रहे हैं, इसको Vi1 कह देता हूँ, V इनपुट है, ठीक है। तो अगर आप वोल्टेज जो है ये 1 वोल्ट से 5 वोल्ट करेंगे तो आउटपुट जो है ना इसके इसमें 0.5 वोल्ट है। अगर वोल्टेज ये 2 वोल्ट कर देंगे तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से करके 1 वोल्ट आउटपुट हो जाएगी। दोबारा सर्किट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि लिनियरिटी है। अच्छा, लेकिन अगर आप पावर की टर्म्स में देखते हैं, ठीक है, तो 1 वोल्ट के केस में जो पावर आउटपुट आ रही है उसको P आउटपुट में कह देता हूँ, वो हमारे पास होगी V आउटपुट होल स्क्वायर बाय R, वो होगी 0.5 का स्क्वायर बाय 1, ये कितना आता है, ये आएगा 0.025 होगा, 0.5 है, 5/10, 25/100, ठीक है, 0.025 वाट आ जाएगा। और अगर मैं इसको लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पे जो है 1 मेरे पास जो है वोल्ट आ जाता है, उस केस में, ये पहले केस में था, P आउटपुट 2 क्या होगी, P आउटपुट 2 होगी 1 स्क्वायर ओवर 1, 1 स्क्वायर ओवर 1 क्या आता है हमारे पास, अच्छा नहीं, ये 0.25 है, मुझे लग रहा था कि आज कोई इस तरह की मिस्टेक नहीं अभी तक आई थिंक इट इज़ 0.25। कैलकुलेटर को मैं नहीं यूज़ करना चाह रहा अभी। 5 का स्क्वायर, हाँ, 25/100.25। जब हमारे पास ये 2 वोल्ट होगा और यहाँ पे आउटपुट जो है 1 वोल्ट मतलब के हो जाती है, तो उस केस में हमारे पास 1 का स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल टू 1 वाट।
तो इनपुट साइड के ऊपर अगर हम देखें तो हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, और आउटपुट साइड के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हुआ, 4 से। तो इनपुट को 2 से हमने किया है तो आउटपुट 4 से हो रही है, तो मतलब पावर के मामले में ये लीनियरिटी नहीं है, ये लीनियरिटी सिर्फ और सिर्फ वोल्टेजेस और करंट्स की फॉर्म के अंदर है। तो यही कॉन्सेप्ट पूरा ना यहाँ पे भी लिख के एक्सप्लेन किया, मैं दोबारा इसको एज सच नहीं रिपीट कर रहा। अच्छा जी, हमें सबसे अच्छी जो समझ आएगी वो आएगी सर्किट्स के साथ। तो ये हमारे पास जनाब पहला सर्किट आ गया जहाँ पे ना इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। तो इधर हमें कहा गया है कि हम आई आउटपुट निकालें अगर वी एस 12 वोल्ट है और 24 वोल्ट है तो उस केस के अंदर। ठीक है जी, इसको फिर हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम चाहे मैश एनालिसिस करें चाहे नोडल करें, लेकिन एक जनरल जो ट्रेंड है, ये वैसे पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अगर किसी सर्किट के अंदर जो है ना आपके पास सीरीज़ में ज़्यादा एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, और एक ही लूप के अंदर, या नंबर ऑफ़ मैशेस कम बन रही हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ नोड्स। इधर कितने नोड हैं, 1 2 3 4 5 6 नोड्स हैं, और मैशेस कितनी बनती हैं, 2। तो उस केस में आप मैश एनालिसिस से सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे हम मैश एनालिसिस लगाते हैं। एक हमने I1 इधर कर दिया जी क्लॉकवाइज, I2 इधर कर दिया क्लॉकवाइज। तो इक्वेशन इसकी हमने लिखनी है। तो इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो I1 के साथ हमारे पास आ जाएगा ये, एक तो प्लस VS होगा, VS हो गया, और ये 6 और ये 12 हो गया I1। और यहाँ पर से क्योंकि ये 4 का एलिमेंट दो मैशेस में शेयर्ड है और दूसरे मैश माइनस में आ रहा, तो माइनस हो गया 4 I2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया पहला। और जो सेकंड केस है, सेकंड केस के अंदर जो यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये वाला हिस्सा माइनस आएगा जहाँ से एंटर हो रहा है। तो ये आएगा जी -3VX -3VX, और यहाँ से ये भी माइनस है, -VS -3VX -VX, और ये कितने हो गए, 4 4 8 8 16 प्लस 16 I2, और ये वाला शेयर्ड है माइनस, इधर को जा रहा है, अगला ऑपोजिट में है, -4 I1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब फर्दर क्या है कि जो VX है इधर वो किसके बराबर है, तो ये मैश करंट I1 इसमें से गुजर रहा है, तो VX इज इक्वल टू 2I1। तो यहाँ पे हम जो है 2I1 जो है इसकी वैल्यू हम प्लेस कर सकते हैं VX यहाँ पे करके। ठीक है, तो इधर हमारे पास क्या आ रहा था, ये हमारे पास आ रहा है 16 I2 है, 4 I1 है, -4 I1 है, तो इधर 2I1 प्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा -6 I1 प्लस 16 I2। VS अगली तरफ लेके जाना है मैंने, -4 I1, तो ये इधर करके 10 बना देते हैं इसको, इज इक्वल टू VS, ये सेकंड वाला है। और पहले वाले को भी अगर हम सीधा पतला करते हैं तो वो आ जाता है 12 I1 -4 I2 इज इक्वल टू -VS। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे अगर हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई टाइम्स 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4, और पहली इक्वेशन में ऐड कर देते हैं तो ये वाली टर्म्स ख़त्म हो जाएंगी। 12 टाइम्स 4 24, 48 48 माइनस 10 38 I1, यहाँ पर से ये वाली टर्म 4 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गई।
और वी एस माइनस 4 VS इज़ इक्वल टू VS माइनस 4 VS इज़ इक्वल टू माइनस 3 VS। ठीक है, करंट्स की वैल्यू एज सच कहीं पे भी नहीं यहाँ पे आई। ओके फाइन, आई आउटपुट की वैल्यू ही हम निकाल लेंगे उसकी टर्म्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, आई आउट है ये 38 I1 इज़ इक्वल टू दिस वन, तो I1 इज़ इक्वल टू माइनस 3/38 VS। I2 हमने निकालना है, 38 को वेरीफाई कर लें, 48 माइनस ये, हाँ ठीक है 16 है और ये -4 है। सही है। तो हमारे पास क्या आता है इस केस के अंदर, I2 को निकालना है, कहीं पे भी हम प्लेस कर देते हैं, कहाँ पे प्लेस करते हैं, यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा जनाब 30/38 VS प्लस 16 I2 इज़ इक्वल टू VS। तो VS की टर्म्स के अंदर ये हो जाएगा जी 1 माइनस दिस, तो 38 माइनस 30/38 इज़ इक्वल टू 16 I2। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, VS टाइम्स 8 ऊपर है, ये 16 है, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, I2 ओवर VS इज़ इक्वल टू 2I2 टाइम्स 38, जिसका मतलब है कि जी I2 इज़ इक्वल टू VS ओवर 76। तो ये अब सारा हमने कर लिया और यहाँ पे आंसर I2 VS ओवर 76 लिखा हुआ है। तो जनाब हम कह लेंगे कि जी I2 हमारे पास इस चीज़ के बराबर है। जब हमारे पास जो है I2 इस पॉइंट के बराबर आ गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि जी हमें पता चलता है ये I0 किसके बराबर है, तो हमें पता चला I0 जो है वो I2 के बराबर है और वो किसके बराबर है, VS ओवर 76। अच्छा, अब चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपने जो है, अगर तो सर्किट लीनियर ना होता तो इनपुट वैल्यू पता होने के बाद जो है ना, आप डायरेक्टली नहीं स्केलिंग कर सकते थे। तो अब हमारे पास क्या है कि जी अगर हम VS की वैल्यू 12 वोल्ट इधर प्लेस करें तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी जी, 12 ओवर 76 एम्पेयर आ गया। और सेकंड केस में अगर हम 24 प्लेस करते हैं तो ये हमारे पास हो गया 24 ओवर 76। तो अब हमने जो है ना ये एक दफ़ा सर्किट सॉल्व किया था, हम करने को जो है ये अभी तो VS की वैल्यू खाली VS लिख के किया था ना। आपको अगर सॉल्व करने का कहा जाए कि जी इधर 12 लिख के पूरा सॉल्व करें, 12 वोल्ट, मैं तो VS के साथ करता, 12 वोल्ट के साथ पूरा सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसमें ये VS नहीं इधर होगा, यहाँ पे लिखा होगा सीधा 12/76 जो भी वैल्यू है। तो आपके पास जो भी करंट की वैल्यू आएगी, क्योंकि सिस्टम लीनियर है, इनपुट अगर आप 2 टाइम्स करेंगे 24 वोल्ट के ऊपर तो आपने इस आउटपुट को सिंपली 24 ओवर 76 2 से मल्टीप्लाई कर देना 24/76। ठीक है, तो ये लीनियरिटी का प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि ये ना जितनी इस पे एग्जांपल्स करें ना तो उतना इसकी समझ आपको ज़्यादा क्लियरली आएगी। हाँ जी, ये एक देखते हैं, ये बिल्कुल ओपन किस्म की प्रॉब्लम है। सर्किट है फिगर 4.3 वाला,
तो हमें क्या कहा गया है कि फाइंड वी आउटपुट। वी आउटपुट हमने निकालना है कि जी क्या है, और हमें आई एस कहा गया है कि जी 30 है। तो अब पिछली बार की बजाय जो है ना, इस बार मैं कहता हूँ कि जी ये 30 रख के ही सॉल्व कर लेते हैं। ये है 30 एम्पेयर, ठीक है। अब अगर ये 30 एम्पेयर है और आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो अब हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि जी इधर से करंट 30 आ रहा है, यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि जी करंट डिवाइडर लग जाएगा, ठीक है। करंट डिवाइडर कैसे लग जाएगा, ये वाला करंट मेरे पास है I1 है, ये वाला करंट मेरे पास I2 है, और यहाँ से 30 एम्पेयर आ रहा है। करंट डिवाइडर लगाते हुए अगर मैंने I2 को निकालना है, तो I2 मेरे पास किस चीज़ के बराबर होगा। I2 मेरे पास होगा 4, ये 12 और 8 का कॉम्बिनेशन जो है ना, ये इस 4 के साथ पैरेलल में है। तो इधर जितना करंट फ्लो कर रहा है ना, और इधर जितना, तो ये आपके पास ना करंट डिवाइडर लग रहा है। 4 मैंने इसको लिखा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12 प्लस 8 ओहम टाइम्स 30, ठीक है। ये क्या बन जाता है मेरे पास, ये बन जाता है 4 प्लस 8 12 प्लस 8 20 24, 4/24 टाइम्स 30, ये चीज़ हो गई। और उसके बाद क्या आता है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमने निकालनी हो, तो हम इसको क्या करते हैं जी, ये 4 से डिवाइड किया, तो ये क्या आ जाता है 6, ऐसे ही है। और इसको फिर आगे जो है हमने देख लेते हैं, ठीक है। 24 को किया तो ये 6 है, 4 6 सर ये आता है, और इसको इससे करते हैं तो ये 5 आ गया। तो करंट I2 इज़ इक्वल टू 5 एम्पेयर। ज़्यादातर करंट जो है ना वो वरना अगली तरफ को जो है मूव कर जाना है। और जब वोल्टेज निकालनी है तो वी आउटपुट क्या है हमारे पास, वी आउटपुट इज़ इक्वल टू 8 टाइम्स I2। अब ये क्या आता है, 8 टाइम्स 5 इज़ इक्वल टू 40 वोल्ट आउटपुट आ गई, जो कि करेक्ट है। अच्छा, अब जब सेकंड केस आता है तो उसमें हम क्या करें। अब वो कह रहा है कि जी अब हमने इधर IS की टर्म्स में नहीं सॉल्व किया, वैल्यू रख के, तो अब हमें नहीं पता किधर क्या करना है। इसको मैं वी आउटपुट 1 कह देता हूँ। अब वो कह रहा है कि जी वी आउटपुट 2 निकालें, जिसके अंदर जो है ना ये 30 से 45 हुआ है। तो मैं इसमें IS2 इज़ इक्वल टू 45 है, IS1 इज़ इक्वल टू 30, डिवाइड कर दें IS2 ओवर IS1, IS1 इज़ इक्वल टू, ये क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 3/2, जिसका मतलब है कि IS2 इज़ इक्वल टू 3/2 IS1। ओरिजिनल करंट के मुकाबले में 3/2 कर दिया। तो अब जो स्केलिंग फैक्टर जो K है हमारे पास इज़ इक्वल टू 3/2। अब जब 3/2 स्केलिंग फैक्टर आ गया, तो आउटपुट के ऊपर हम जो है यूजिंग द लिनियरिटी प्रिंसिपल, यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग द लिनियरिटी प्रिंसिपल इज़ इक्वल टू K टाइम्स वी आउटपुट 1 इज़ इक्वल टू 3/2 टाइम्स 40, ये 20 हो गया, इज़ इक्वल टू 60 वोल्ट, जो कि हमारे पास करेक्ट है। तो हमने एक सर्किट सॉल्व किया और इनपुट के चेंज होने के ऊपर जो वैल्यू आनी थी वो भी हमने जो है ना डायरेक्टली यहाँ पे निकाल ली। तो यहाँ पे आपके पास जो है ना ये लीनियरिटी वाला
आपने देखा कि जी प्रिंसिपल इस्तेमाल किया गया। पिछली एग्जांपल में शायद ना इतने क्लियरली ये चीज़ नहीं आपको समझ आई होगी। अच्छा, अब ये एक और तरीके से जो है ना इस एग्जांपल के अंदर वो कहता है कि जी आप लीनियरिटी के प्रिंसिपल अप्लाई करें। अच्छा जी, इधर कैसे कहता है, वो कहता है कि अब ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ठीक है, ये इतना कोई सिंपल नहीं है, इसमें डिवाइडर पता नहीं कितने लगने हैं, कहाँ तक आपने पहुँचना है, ठीक है, उसको करते हुए। तो वो कह रहा है कि जी आई नॉट की हमने ना वैल्यू निकालनी है, आई आउटपुट के क्या है। लेकिन हम क्या करेंगे कि बजाय इसके कि सर्किट सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालें, हम अज्यूम कर लेंगे कि इसकी वैल्यू आउटपुट की कितनी है और देखेंगे कि जी इनपुट कितनी वैल्यू के ऊपर ना आउटपुट लेट से 1 एम्पेयर होगा। तो जब हम निकाल लेंगे कि जी आउटपुट की लेट से जी कितने एम्पेयर के ऊपर कितनी इनपुट होती है, तो ये 1 एम्पेयर है, और फिर आउटपुट को जो है स्केल कर देंगे इस वैल्यू तक, तो आउटपुट भी हमारे पास खुद ही स्केल हो जाएगी। मसलन लेट से यहाँ पे हमने कहा जी 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, एक्चुअली नहीं कर रहा होगा, ये हम सॉल्व करने के तरीके के 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा है। अगर 1 एम्पेयर इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है V1 वो क्या आएगी, वो आएगी 1 एम्पेयर 5 और 3 में से फ्लो कर रहा है, तो ये कितना करंट हो जाएगा, ये ग्राउंड है, तो 5 वोल्ट इसके क्रॉस हैं, 3 वोल्ट इसके क्रॉस हैं, तो इस यहाँ से यहाँ तक KVL अगर हम लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि जी ये 8 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। अब अगर ये 8 वोल्ट है तो ये I1 करंट कितना होगा, ये 8 वोल्ट है, यहाँ पे 4 ओहम का रजिस्टर है, तो I इज़ इक्वल टू V एलिमेंट के क्रॉस डिवाइडेड बाय R। एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज है V1 माइनस 0, 8 वोल्ट, तो ये हमारे पास आ गया 4 ओहम से डिवाइड करने के बाद 2 एम्पेयर। अगर ये 2 एम्पेयर है और 1 एम्पेयर इधर है, तो फिर यहाँ पे KCL अगर हम लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो इस डायरेक्शन में I2 करंट आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू I1 प्लस I नॉट। ये 2 एम्पेयर है, ये 1 एम्पेयर है, तो ये I2 इज़ इक्वल टू 3 एम्पेयर, ठीक है। तो 3 एम्पेयर जो है ना यहाँ से फ्लो कर रहा है। वहाँ पे फिर हमारे पास इस एलिमेंट के क्रॉस अगर हम देखें तो हमारे पास आता है कि जी V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 इज़ इक्वल टू IR, 3 एम्पेयर टाइम्स 2 ओहम। अब इसमें जो है V1 की वैल्यू हमें पहले ही पता है, तो हम V2 निकाल सकते हैं। V2 क्या आएगा, ये V1 8 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 14 वोल्ट। ये हमारे पास आ गया 14 वोल्ट आ गया। अब 14 वोल्ट है तो यहाँ पे दोबारा हम देखेंगे कितना करंट फ्लो करता है। 14 वोल्ट है, ये ज़ीरो है, तो 14 वोल्ट डिवाइडेड बाय 7 ओहम, तो I3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 एम्पेयर, ठीक है। तो अब इस डायरेक्शन में 3 एम्पेयर जा रहा है, इस डायरेक्शन में 2 एम्पेयर जा रहा है। KCL लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जी I4 जो करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है इन दो के सम के बराबर है, इज़ इक्वल टू I2 प्लस I3 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2 5 एम्पेयर। तो और ये क्योंकि IS के बराबर है तो IS इज़ इक्वल टू 5 एम्पेयर। अब इसको मैं कह देता हूँ IS डैश और इसको मैं कह देता हूँ IO डैश। इफ़ IS डैश इज़ इक्वल टू 5 एम्पेयर, तो IO डैश जो है ना हमारे पास, बल्कि डैश को भी रहने देते हैं, अगर तो IS 15 है तो I आउटपुट कितना है 1 एम्पेयर, और IS लेकिन हमारे पास कितना है 15। तो इफ़ IS इज़ इक्वल टू 15 एम्पेयर, जिसका मतलब है कि ये कितने टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स,
तो आउटपुट को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स से, तो आई आउटपुट इज़ इक्वल टू 3 एम्पेयर। तो ये हमने बैकवर्ड मूव करते करते जो सॉल्व किया है उसकी बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे पहुँच के हमने निकाला कि जी 5 एम्पेयर होने पे ये 1 एम्पेयर होना था, पर अगर यहाँ पे 15 एम्पेयर हो जाए तो ये 3 से मल्टीप्लाई इधर हो जाए तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो एक्चुअली इस सर्किट के अंदर रिज़ल्ट जो है वो ये आना है। अब ये देखें ये कितना अनऑर्थोडॉक्स किस्म का तरीका है। आपने अभी तक जो है KCL KVL नोडल ये वो सारी चीज़ें देखी थी, तो यहाँ पे हमने बेशक ये इनिशियल सॉल्व करने के लिए उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया है, लेकिन ये बड़ा ही एक मतलब कि आउट ऑफ द बॉक्स किस्म का मेथड लगता है कि जहाँ पे आपने इनपुट ही कोई और या आउटपुट के ऊपर जो है ना अजम्पशन की बेस पे कोई रिज़ल्ट निकाला और फिर स्केलिंग प्रॉपर्टी से एक्चुअल रिज़ल्ट तक पहुँच गए। तो ये मतलब कि आपके पास जो है लीनियरिटी यहाँ पे जो है यूटिलाइज हुई है। तो एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं यहाँ पे बगैर किसी आंसर वगैरह के। तो यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है, हमें इधर ये कहा जा रहा है कि जी 1 वोल्ट अज्यूम करके ना ज़रा इसको सॉल्व करें, कोई मसला नहीं। अगर हम यहाँ पे 1 वोल्ट अज्यूम करते हैं तो ये करंट इसके अक्रॉस आई आउटपुट हम कह देते हैं। तो अगर 1 वोल्ट इसके अक्रॉस है तो आई आउटपुट क्या होगा, बल्कि नहीं पहले लिखते हैं, इफ़ वी आउटपुट इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट, तो आई आउटपुट क्या आता है हमारे पास, वी आउटपुट ओवर आर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, वी आउटपुट ओवर आर जो भी था, जो कि हमारे पास है 8, 1/8 एम्पेयर। करंट इधर से गुजरेगा, 1/8 करंट इधर से गुजर रहा है, तो वही 1/8 करंट इधर से गुजरेगा। नोडल एनालिसिस या नोड्स के हिसाब से अगर हम करते हैं तो ये नोड हमारे पास 1 वोल्ट पे था, तो जो ये वाला नोड है, ठीक है, इसको VS कह देते हैं, और ये हमारे पास नोड है V आउटपुट। तो इधर हमारे पास क्या आता है कि जी VS माइनस V आउटपुट इज़ इक्वल टू 12 IO इज़ इक्वल टू 12/8। तो ये जो VS है, VS हमारे पास क्या आएगा, VS इज़ इक्वल टू V आउटपुट प्लस दिस थिंग। तो वो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, वो हमारे पास आ जाता है जी V आउटपुट 1 प्लस 12/8 इज़ इक्वल टू 8 प्लस 12/8। तो ये हो जाता है जी 20/8 इज़ इक्वल टू 4 पे डिवाइड कर दें 5/2। ठीक है, चार मतलब कॉमन लेके जो है ना उस पर से कर दें, तो ये 4 से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, तो 5/2 वोल्ट VS आता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो है इफ़ VS इज़ इक्वल टू 5/2, V आउट इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, तो अगर हमारे पास फिर आ जाता है इफ़ VS इज़ इक्वल टू 40 वोल्ट। ठीक है, अब ये 40 वोल्ट के केस में क्या होगा, ये फ़र्क कितना है हमारे पास, के जो पैरामीटर है वो जिससे हमने अब मल्टीप्लाई करना है वो हमारे पास आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय दिस वन 5/2। तो ये हो जाएगा जनाब 80/5 इज़ इक्वल टू 16। तो अब यहाँ से इस नंबर को 16 से मल्टीप्लाई करके 40 आया, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करें 16 वोल्ट, जो कि आपके पास आंसर है।
ऑफ कोर्स इस सर्किट के अंदर ये वाला मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इतना सॉल्व करना है सॉल्व करके उधर, लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के अंदर ये चीज़ आसान कर देगी आपका, ठीक है, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने इसको भी सॉल्व कर लिया इसी तरीके। अच्छा जी, अब हमारे पास जो सेकंड आर्गुमेंट है आज के लेक्चर का, जिसको मेरे ख्याल में मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस ही सही तरह करा सकता हूँ और एक प्रॉब्लम देख लेंगे, बाकी प्रॉब्लम्स जो है ना मिड के बाद वाले लेक्चर में हो जाएंगी। वो हमारे पास है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और ये जो पिछले हमने ये जितने लिनियरिटी की बेस पे सॉल्व किए हैं, ये सारे के सारे होमोजेनिटी प्रॉपर्टी के ऊपर हैं, स्केलिंग फैक्टर के ऊपर है, क्योंकि इन तमाम में हमने स्केल के ऊपर स्केलिंग की है। तो जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ये हमारे पास बेस्ड है एडिटिव प्रॉपर्टी पे, कि जी दो अगर सप्लाईज लगी हुई हैं ना, तो एक सप्लाई से जो रिज़ल्ट आता है और दूसरी सप्लाई से जो रिज़ल्ट आता है, तो दोनों के इकट्ठे होने पे इंडिविजुअली सॉल्व कर लें और उनको ऐड कर दें तो वो रिज़ल्ट आ जाएगा। ये बोलने में इस तरह समझ नहीं आएगी, इसको ज़रा ना एक पूरी स्टेटमेंट को ना डाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, तो एक तरीका जो है ना किसी एक ख़ास वोल्टेज या करंट को निकालने का, या किसी भी ख़ास वोल्टेज या करंट को निकालने का, वो ये है कि आप नोडल और मैश एनालिसिस इस्तेमाल करें, जैसे कि चैप्टर 3 में था, ठीक है। एक तो ये तरीक़ाकार था। दूसरा क्या तरीक़ाकार है कि आप चेक करें कि हर जो इंडिपेंडेंट सोर्स है, अब 3 सोर्सेज लगे हैं, आप पहले की वजह से देख लें कि जी उस वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी। किसी एक ख़ास, लेट से ये एक सप्लाई लगी है, ये एक और सप्लाई लगी है, ठीक है, प्लस माइनस एक ये सप्लाई लगी है, और इन तीनों के वजह से आपने देखना है कि जी इधर कितना करंट इन आउट फ्लो कर रहा है। तो अब सुपरपोजिशन कहता है कि पहले आप खाली जो है ना बाकी सप्लाईज को ख़त्म करके आप ये वाली सप्लाई देखें और इसकी वजह से देखें कि जी कितना करंट फ्लो करेगा। फिर इसको बाकी इन दो को ख़त्म करके इसकी वजह से देखें, फिर इन दोनों को ख़त्म करके इसकी वजह से देखें, तो आपके पास एक आ जाएगा, लेट से पहले की वजह से IO1 आया, दूसरे की वजह से IO2 आया, तीसरे की वजह से IO3 आया, ठीक है, इंडिविजुअली सिर्फ एक रख के। तो जो एक्चुअल रिज़ल्ट होगा ना वो इन सारों के सम के बराबर होगा। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हैं ठीक है। तो इसको कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये जो है लीनियरिटी अगर सिस्टम के अंदर है तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्केलिंग वाला जो है ना वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, उसका यूज़फुलनेस कम ही है। जब आपने एक दफ़ा सर्किट को सॉल्व कर दिया है और कोई वेरिएबल है तो आप वो वेरिएबल के साथ ही सॉल्व कर दें, फिर उसकी वैल्यू चेंज करते हैं, तो वो थोड़ा ना ऑब्वियस सा ही पॉइंट है, इतनी कोई वैल्यू उसमें नज़र नहीं आती। लेकिन जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है इससे वाकई काम आपका आसान होता है, ठीक है। Superposition principle states that the voltage across or current through an element in a linear circuit is the algebraic sum of the voltages across or currents through that element due to each independent source acting alone। अगर ये इसकी नहीं समझ आई है तो ये फिर एग्जांपल पे मुझे मूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना मेरे हिसाब से ये काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट लिख दी गई है। तो इसको ज़रा ना और ज़रा डिटेल में देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है ना वो हमें मदद हमारी करता है कि लीनियर सर्किट्स को जिनके अंदर एक से ज़्यादा सप्लाईज लगी हैं ना, तो उनको किस तरीके से आसानी से हल कर लिया जाए। और वो हल करने का तरीका क्या है कि आप हर उनमें से एक सोर्स को लेके आंसर निकालते जाएं, एंड पे सारे आंसर ऐड कर दें तो रिज़ल्ट आ गया। लेकिन इनको अप्लाई करने के लिए ना कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, वी कंसिडर वन इंडिपेंडेंट सोर्स, लेट से दो तरह के इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं हमारे पास। एक तो है करंट और एक हमारे पास है वोल्टेज सोर्स। तो बुक में उनको जो है ना एक टर्म ये यूज़ करता है टर्न्ड ऑफ। जब आपने एक सोर्स को कंसिडर करना है
तो बाकी जितने भी सोर्सेज लगे हैं उन सारों को वो करना है टर्न ऑफ कर दें। मैं आमतौर पे जो टर्म प्रेफर करता हूँ कि सप्रेस कर दें उसको। ठीक है, अगर आपने ये दो इस तरह की लगी हुई हैं किसी सर्किट के अंदर, तो अगर इसको कंसिडर करना है अगले को सप्रेस कर दें। अब ये सप्रेस करने का क्या मतलब है? लेट से एक वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स को सप्रेस करने का मतलब है कि वोल्टेज ज़ीरो कर दी जाए। करंट सोर्स है, उसको सप्रेस करने का क्या मतलब है कि करंट की वैल्यू सोर्स की वैल्यू ज़ीरो कर दी जाए। लेकिन अब इन दोनों के फिज़िकल जो इम्प्लीकेशन है वो डिफरेंट है। वोल्टेज सोर्स अगर है जिसके क्रॉस वोल्टेज ज़ीरो है, तो वो आपके पास ऐसे है कि जैसे इन दो टर्मिनल्स को आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया। वोल्टेज ज़ीरो, इस टर्मिनल और इसमें कोई वोल्टेज का फ़र्क नहीं रहा। जबकि करंट के केस में जब आप सप्रेस करते हैं तो वो आपके पास ज़ीरो करंट के बराबर है, जिसका मतलब है कि वो ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, तो जब इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं तो जो करंट सोर्स है उसको जहाँ जहाँ लगे हैं उन सारों को ओपन सर्किट कर देना है, और दूसरे कोई वोल्टेज सोर्सेज जहाँ जहाँ लगे हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर देना है। ये जो है ना चौथे सेमेस्टर तक जो बच्चों को ना ये चीज़ों की नहीं समझ आई होती, तो इसलिए मैं यहाँ पे ना काफ़ी फोकस के साथ आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये जो सप्रेशन है ना, कि सुपरपोजिशन के लिए एक को सोर्स को कंसिडर करना है और बाकियों को ख़त्म करना है, या सप्रेस करना है, या टर्न ऑफ करना है, या किल करना है, या इनएक्टिव करना है, डेडन करना है, सेट इक्वल टू ज़ीरो, ये सारी की सारी टर्म्स मुख्तलिफ बुक्स में इस्तेमाल होती हैं। तो उनका मतलब सिंपली ये है कि अगर कोई दूसरा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो कर दें। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है कोई और, तो उसका करंट की वैल्यू ज़ीरो कर दें। अच्छा, ये सारों को ना इस तरह करके जो आपके पास सर्किट सिंपल हो जाएगा और उसको आपने सॉल्व कर देना है। डिपेंडेंट जो सोर्सेज हैं उनको आपने नहीं ख़त्म करना। ये भी अक्सर स्टूडेंट कर देते होते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है, वो आपको वार्निंग साइन बताया हुआ है कि जब ये इस तरीके से आ जाए तो ये आपके पास वार्निंग साइन है। उसको आपने सप्रेस नहीं करना, क्योंकि वो सर्किट के और पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, तो वो एलिमिनेट नहीं होता। तो इस सब केस के अंदर जो स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकालना है, वो आपके पास ये है कि टर्न ऑन, टर्न ऑफ या सप्रेस ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज एक्सेप्ट वन सोर्स, एक के अलावा बाकी सारों को सप्रेस कर दें। फाइंड द आउटपुट वोल्टेज और करंट ड्यू टू दैट एक्टिव सोर्स, जिस एक को एक्टिव रखा है उसकी वजह से जो वोल्टेज करंट आपने निकालना है किसी एक रजिस्टर या एलिमेंट के क्रॉस, वो आप निकाल लें। रिपीट स्टेप वन फॉर ईच ऑफ द अदर इंडिपेंडेंट सोर्सेज। तीन सोर्सेज लगे हैं तो तीनों के को एक एक बारी ऑन रख के और बाकी सारों को सप्रेस करके ये निकालना है। फिर आपने क्या करना है, फाइंड द टोटल कंट्रीब्यूशन बाय एडिंग अलजेब्रिकली ऑल द कंट्रीब्यूशंस ड्यू टू द इंडिपेंडेंट सोर्सेज। अब उन तीनों की वजह से लेट से कोई एक रजिस्टर है उसके क्रॉस करंट निकालना था। ठीक है, पहले से निकाला I0 आ गया, दूसरे से निकाला I01 आ गया, दूसरे से निकाला I02, उसको लेबल कर दिया, तीसरे से निकाला तो वो I03 आ गया। तो ये जो एक्चुअल I0 होगा, आखिरी स्टेप ये कह रहा है कि वो आपके पास अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑफ दीज होगा। तो जो आपने अलहदा सॉल्व करके आसान सर्किट में निकाला है उनको सम कर दें तो ये आपके पास चीज़ आ जाएगी। Analyzing a circuit using superposition has one major disadvantage. It may very likely involve more work. नुकसान क्या हो सकता है कि आपको जी एक ही सर्किट के मिलती जुलती जगह को दो दो तीन तीन दफ़ा करना पड़ रहा है। लेकिन अगर सर्किट के अंदर तीन इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो आपको जो है तीन सादा सर्किट्स को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो और इससे क्या होता है कि डिपेंड करता है सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी। अगर वैसे बहुत ज़्यादा थी तो ये सप्रेस्ड सर्किट्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी और उसकी वजह से आपके पास रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है। याद रहे कि जो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ये लीनियरिटी पे बेस्ड है। इसकी वजह से अगर आपने जो है ना ये पावर या कोई एलिमेंट्स का है तो पावर जो है वो लीनियरली आपके पास नहीं चेंज होता वोल्टेज और करंट्स पे, तो वो उसको नहीं आप सुपरपोजिशन नहीं अप्लाई कर सकते। उसके लिए हल क्या होगा कि आप उस एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज और करंट जो है ना
तीनों केसेस में निकालेंगे। मसलन आप कहेंगे कि जी I0 इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, उस एलिमेंट के क्रॉस जो तीनों सप्लाइज के केस में आया है, और V0 इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और जब पावर आपने जो टोटल निकालनी है तो वो आप करेंगे I0 टाइम्स V0, जो कि इनकी टर्म्स में बनेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 टाइम्स V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो यहाँ से देख के हमें पता चल रहा है कि इधर तो बड़ा अजीब सा है कि ये लीनियरली पावर जो है ना वो आउटपुट के केस में नहीं आ रही, क्योंकि इस प्रोडक्ट को खोलें तो I1 V1 I1 V2 I1 V3, तो ये तो 9 टर्म्स आपके पास आ जाएंगी, जबकि लीनियरिटी डिक्टेट करता है कि जी बस एक ही जो 3 ही टर्म्स हर केस में आनी चाहिए। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि लीनियरिटी का प्रिंसिपल पावर के ऊपर अप्लाई नहीं होता। मैं एक बस क्विकली एक एग्जांपल इसकी करा दूं, क्योंकि एग्जांपल के बगैर फ़ायदा नहीं कोई होना समझने का। तो अब वो क्या है कि जी हमारे पास ना दो वोल्टेज सोर्सेज हैं, एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है, और हमें कहा गया है कि जी वोल्टेज निकालें। तो अब हम क्या करेंगे कि जब हमने ना पहले इसको सॉल्व करना है, लेट से हम कहते हैं 6 वोल्ट के इसको रखना है, तो सर्किट को रीड्रॉ करेंगे और इसकी जगह करंट की वैल्यू ज़ीरो रख देंगे। ज़ीरो रखने का क्या मतलब है कि ये ओपन सर्किट हो गया, जैसे कि यहाँ पे है। अब ये नया सर्किट आपके पास आ गया, इसके अक्रॉस आपने जो है अब ये वोल्टेज निकालनी है। ये लेट से पहला सोर्स है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो V1 है। V1 क्या आएगा आपके पास, वोल्टेज डिवाइडर है 4 बाई टोटल 12 टाइम्स 6 इज इक्वल टू, ये हो गया जनाब 2 वोल्ट, V1 आ गया। अब दूसरे केस में क्या करना है, आपने इसको रखना है और इसको सप्रेस करना है। इसको सप्रेस करेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, क्योंकि वोल्टेज ज़ीरो का मतलब है शॉर्ट सर्किटेड है। उस केस में आपने इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब करंट डिवाइडर लगा देते हैं। तो करंट डिवाइडर के हिसाब से इसके क्रॉस जो करंट है I3 इन्होंने लेबल किया हुआ है। I3 क्या आएगा, I3 हमारे पास आएगा, इसकी बजाय करंट डिवाइडर में अगले रजिस्टर को लिखेंगे 8/12 टाइम्स 3, ये 1 है, ये 4 है, 2 है, 2 एम्पेयर। ठीक है, तो 2 एम्पेयर का करंट इधर से गुजर रहा है, तो V2 जो हमारे पास आ रही है अब वो आएगी 4 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 8 वोल्ट, और जो टोटल वोल्टेज हमारे पास है वो हमारे पास आएगी V1 प्लस V2 इज इक्वल टू, पहले केस में कितनी थी 2 वोल्ट जमा 8 वोल्ट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, तो अब वैसे इसको सॉल्व करते तो ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स था कि आपको कोई ना कोई नोडल या मैश या कोई इस तरह का रिलेशन लगाना पड़ता था, पर सुपर पोजिशन से आपने वो दो बहुत ही आसान वोल्टेज डिवाइडर करंट डिवाइडर के सर्किट सॉल्व किए, और इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को आपने जो है रिजल्ट निकाल लिया दो सादा सर्किट सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जी ये थ्योरम जो है सुपर पोजिशन का ये कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो आगे जो है नेक्स्ट मिनट के बाद जो लेक्चर है उसमें इससे आगे देखेंगे हम।